जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के एग्जाम मेडिजी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों से। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा है, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या वर्तमान स्थिति है, और यूपीएससी के लिए आपको एक नोट्स बना के तैयार कर लेना है जिससे आपके पास हो, क्योंकि इसमें प्री में, मेंस में, इंटरव्यू तक में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। जहां जहां से चीज़ें रहेंगी वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों, अनअकैडमी इंडिया का टॉप प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी स्टडी को बूस्टअप कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में तैयारी करके और सब्सक्रिप्शन लेकर। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पर पढ़ाते हैं, और इसमें एक ऑफर है 4 in 1। यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, EME10 यूज करके हमारा कोड है, तो आपको क्या मिलता है, 10,000 रुपये तक के प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, वो मिल जाएगा। मेगा सब्सक्रिप्शन में ये होगा कि आप अगले साल तक, यानी कि प्री होने तक, 2022 के प्री होने तक आपका 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन रहेगा। भले ही वो आगे बढ़ जाए, यानी कि 2-3 महीने एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोन भी ले सकते हो इस ऑफर के तहत। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे सारे, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 10% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, EME10 यूज कर लोगे तो। ठीक है, इसके अलावा 26 तारीख तक GS ऑप्शनल और आइकॉनिक ऑप्शनल का आपको मिल रहा है ऑफर। इसे आप बिल्कुल जाने मत दीजिएगा। 57,000 रुपये में आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा GS प्लस ऑप्शनल का, और आइकॉनिक वाला मिल जाएगा आपको 76,500 रुपये का, यानी GS प्लस ऑप्शनल। ठीक है, इसमें आप EME10 यूज कर लोगे, हमारा कोड ये वाला, तो आपको 10% डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। ये आपको 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर ही मिलेगा। ठीक है, देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन में होता क्या है, लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिल जाता है। और आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक में ये सारी चीज़ें तो होती हैं, साथ में पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है, पर्सनल कोच के रूप में। जैसे मान के चलिए, मैं एक तरह से कोच के रूप में आपको क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ आपकी स्टडी में। आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, स्टडी प्लानर मिल जाता है आपको, स्टडी मटेरियल तो मिल ही जाता है आपको, सारी सीट्स वगैरह, स्पेशलाइज्ड नोट्स भी मिल जाते हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिलता रहता है। टेस्ट एनालिसिस, जो आप मेंस की टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो, यहाँ पर मिलती हैं बिल्कुल सब्सक्रिप्शन लेने पर, और उसका एनालिसिस भी आपको मिल जाता है। ठीक है, क्या क्या सब्सक्रिप्शन लेने पर EME10 जरूर यूज कीजिएगा। 1 ईयर का लेते हो आप, 1 साल का या फिर 2 साल का भी ले सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन तो वो आपको 64,800 रुपये में पड़ जाएगा, 2 साल वाला। ठीक है, EME10 यूज कर लोगे, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी प्रकार से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप। आइकॉनिक 2 साल का आपको पड़ता है 1,04,175 रुपये में, यदि आप EME10 यूज करते हो तो। ठीक है, वैसे 1,15,000 रुपये में है। अब आइकॉनिक में मिलता क्या है, पर्सनल कोच मिलता है, और मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की जो बताया था मैंने इससे पहले, यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कल से यानी 19 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं नए बैचेस, तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 ईयर के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, और 2 ईयर के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, NCERT बैचेस हैं, इंग्लिश के और भी बैचेज हैं। ठीक है, हिंदी में भी ये बैचेज स्टार्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं, 1 मई से स्टार्ट हो चुकी हैं। GS की टेस्ट सीरीज है, GS की 2 टेस्ट सीरीज चल रही हैं। राइज 5.0 अनअकैडमी पाथ फाइंडर के नाम से भी चल रही है। करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही है। EME10 यूज कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी अनअकैडमी ऐप पर। इसके अलावा कॉम्बैट हर संडे होता है। ठीक है, हर संडे 11 बजे EME10 यूज करके अनलॉक हो जाएगा। ये 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप देता है अनअकैडमी आप लोगों को। ये आपको 1 ईयर तक का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है। टॉप 500 जो रैंक वालों को स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है, तो आप जरूर भाग लीजिएगा इसमें। तो ये तो फ्री में है सारी चीज़ें। अब बात करते हैं हम इजराइल फिलिस्तीन जो संघर्ष है उसके बारे में। अभी क्यों भारत का जो रुख है, वो स्टैंड, भारत का स्टैंड आखिरकार है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। एक कूटनीतिक दृष्टि से ये नहीं लिखना है कि भारत इस वजह से
समर्थन नहीं कर रहा है, आपको ये मान के चलिए आप ब्यूरोक्रेट्स हो, मान के चलिए आप राजदूत ही हो, तो आपका स्टैंड क्या होगा? तो भारत के स्टैंड के बारे में पता होना चाहिए। क्या है? संयुक्त राष्ट्र में भारत ने न्याय संगत रूप से फिलिस्तीन पक्ष के लिए अपना दृढ़ समर्थन दे दिया है और दो राष्ट्र समाधान पर अपनी अटल प्रतिबद्धता को दोहराया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी क्या किया था? फिलिस्तीन को एक मान्यता दी थी, फिलिस्तीन को आज़ाद कराने की कहीं ना कहीं एक बात कही थी, तो उसी को यहाँ पर दोहरा दिया गया है हमारी सरकार के द्वारा। ठीक है, हम और भी पक्ष हैं, हम इजराइल का भी साथ दे रहे हैं, साथ में हम ये कह रहे हैं कि दो राष्ट्र होने चाहिए, ये है मानना भारत का। तो ये भारत का स्टैंड है। थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या फिजिकल स्थिति है, ठीक है, भौतिक स्थिति क्या है इजराइल की। तो ये जो आपको ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है पूरा, ये पूरा इजराइल है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है? ये सीरिया है। इसे आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन से देश लगे हुए हैं। ज्योग्राफिकल प्रश्न भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। जॉर्डन लगा हुआ है, ठीक है, इजिप्ट लगा हुआ है और भूमध्य सागर लगा हुआ है और लेबनान भी लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर गोलन हाइट्स जो हैं वो जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है, गोलन हाइट्स वाला। ये प्रश्न आ चुका है। वेस्ट बैंक देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी बताऊंगा ये है क्या सारी डिटेल में। वेस्ट बैंक ये है और गाजा पट्टी जहाँ से आजकल आक्रमण किए जा रहे हैं वो ये है। तो गाजा पट्टी किस किस से मिला हुआ है? तो गाजा पट्टी जो क्षेत्र भूमध्य सागर से मिला हुआ है प्लस इजिप्ट से भी मिला हुआ है, ठीक है। इजराइल में तो ये है ही, तो आपको ये समझ लेना है। आपको लेबनान वगैरह भी दे देगा साथ में। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है हल करना है। अब थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए, ये एशिया है पूरा, जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा एशिया का क्षेत्र है। तो ये पूरा एशिया का क्षेत्र है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर क्या होगा? ये पश्चिम एशिया के अंदर, सॉरी हाँ, पश्चिम एशिया के अंदर ये सारे देश जो हैं आते हैं। टर्की, इराक, सीरिया, जॉर्डन, ये हमारा भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन, ठीक है, सीरिया। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा इजराइल है जो कि यहाँ पर बड़ा करके मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो बाकी डिटेल तो मैंने थोड़ी सी बता ही दी है मैंने आपको। और भी देखिए चीज़ क्या है, इजराइल और गाजा पट्टी में लड़ाई जारी है। इस समय की बात की जाए तो इस लड़ाई में लगभग क्या है 200 लोग मार दिए गए हैं फिलिस्तीनियों के, ठीक है, इजराइल द्वारा। और इजराइल के लगभग 10 लोगों के मरने की अभी तक सूचना है। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों में लगभग आधी महिलाएं हैं और बच्चे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा आ जाता है कि बच्चे और महिलाएं भी मारी जा रही हैं, क्योंकि हमास पर आक्रमण किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, लेकिन वहाँ पर आम लोग भी मारे जा रहे हैं। आपको ध्यान हुआ कि भारत के की जो नर्स हैं वो भी फिलिस्तीनी जो क्षेत्र था गाजा पट्टी वहाँ पर मारी गई हैं। तो ये आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए, बस लिखने के लिए, एक जनरल जानकारी के लिए कि हमारी एक नर्स मारी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा स्टैंड क्या है? दो राष्ट्र का ही है। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ही खत्म कर दो, है ना, ये चीज़ है। तो बिल्कुल हमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना है। जो आज तक अपने वीडियो देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि इजराइल 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 को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है भारत। वो चीज़ तो वो होती है, ठेले वेले में बैठने वाले जो लोग होते हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं। हमें वो चीज़ नहीं लिखनी होंगी वहाँ पर यूपीएससी के अंदर। गाजा पट्टी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। गाजा पट्टी है कहाँ? ये देखिए यहाँ पर है, ये इजराइल है पूरा। इसके इतिहास इतिहास के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ये गाजा पट्टी का क्षेत्र है, ये वाला छोटा सा इतना जो है। वन मिनट। गाजा पट्टी का ये रहा क्षेत्र, ठीक है। तो गाजा पट्टी एक पूर्णतः कृत्रिम रूप से निर्मित रचना है, यानी गाजा पट्टी कोई पर्सनल देश की सीमा नहीं है वहां पर कि ये देश है अलग से, बस लोग रह रहे हैं वहां के, ठीक है। कृत्रिम सीमा, कृत्रिम रूप से निर्मित एक रचना है बस, ठीक है। ये कोई देश नहीं बनाया गया वहां पर कि ये देश है। गाजा पट्टी जो क्षेत्र है वो फिलिस्तीनियों
फिलिस्तीनी ज़्यादा रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें देश दे दिया जाए, ये वाला देश बना दिया जाए हमारे लिए, ठीक है, ये मानना है उनका। जिसे इजराइल के निर्माण के दौरान वर्ष 1948 में फिलिस्तीनी की लगभग 3/4 विस्थापित, कुछ मामलों में निष्कासित अरब आबादी को बसाने के लिए तैयार किया गया था, ठीक है। अभी इसका इतिहास भी आएगा। इस दौरान अधिकांश शरणार्थी पड़ोसी देश जैसे कि जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में बिखर गए थे, ठीक है, पूरे देश में बिखर गए थे। कुछ शरणार्थी आबादी वेस्ट बैंक में बस गए, और जिस पर 1948 के बाद जॉर्डन ने क्या किया था, अधिकार भी कर लिया था। विस्थापित आबादी की बड़ी संख्या गाजा पट्टी में बस गई थी, जो मिस्र और वर्तमान इजराइल के मध्य स्थित एक सकरी सी पट्टी है। कौन सा है गाजा पट्टी? देखिए, ये तो हो गया गाजा पट्टी, ये वेस्ट बैंक है। हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास सा हल्का सा बता दूं कि 1948 में क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, उसके बाद जो यहूदी लोग थे, वो यहूदी लोग चारों तरफ से इस क्षेत्र पर आकर के बसने लगे थे यहाँ पर, ठीक है, जॉर्डन इनके पास में, लेबनान, इजराइल, इजराइल इनके पास में पूरे बसने लग गए थे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो रौंदे गए थे यहूदी जो थे, किन के द्वारा, आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, उसके बारे में अलग से कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन वहाँ से यहूदी आए थे यहाँ पर मुस्लिमों का जो है रह रहे थे पहले से ही। अब यहूदी आए तो यहूदियों को क्या कर दिया, दोनों में थोड़े बहुत संघर्ष हुए, उसके आधार पर जो ब्रिटिश सरकार थी यहाँ पर, ब्रिटेन की, तो उन्होंने क्या किया, दोनों को यहाँ पर देश बना करके छोड़ दिया कि यहाँ पर क्या होगा साहब, दोनों देश होंगे, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी इसकी कहानी। इसके पीछे क्या था, यहाँ के जो लोग थे उन्हें इधर उधर जाना पड़ा, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ पर हो गए, यानी बिखर गए। जैसा हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर हुआ था, इसी प्रकार का एक तरह से बंटवारा कह लो या कुछ भी कह लो, वो यहाँ पर हो गया। लेकिन पूर्णतः जो पूरा देश दे दिया गया वो इजराइल को दे दिया गया, यानी कि जैसे हमने पाकिस्तान को मान्यता पूर्ण रूप से दे दी, ऐसी यहाँ पर नहीं दी गई, ठीक है, फिलिस्तीनियों को नहीं दी गई। लेकिन फिलिस्तीनी लोगों ने मान लिया कि हमारा एक अलग देश है, ये हुआ था यहाँ पर। वर्तमान में गाजा पट्टी की कुल आबादी में से लगभग 70% जो है शरणार्थी ही हैं। तो यहाँ पर क्या है, 70% शरणार्थी हैं, यानी फिलिस्तीनी जो थे, यानी कि जो मुस्लिम थे ये कह लीजिए, और बाकी के यहाँ पर कौन रहते हैं, ज़्यादातर यहूदी ही रहते हैं। और इसी वजह से जब ये मुस्लिम लोग हैं तो कहीं ना कहीं सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, बाकी के मुस्लिम देश, पाकिस्तान वगैरह क्या करते हैं, मतलब अधिकतम कह लीजिए, सभी नहीं, वो क्या करते हैं कि फिलिस्तीन का क्या करते हैं, ओढ़ लेते हैं कि फिलिस्तीन एक अलग देश होना चाहिए कहीं ना कहीं। और हमारा स्टैंड क्यों है, हमारा स्टैंड इस वजह से क्योंकि बीच में जो जितने भी देश हैं मुस्लिम देश, यहाँ से जो तेल आता है कहीं ना कहीं वो हमारे पास आता है, तो कहीं ये इन देशों से हमारे रिश्ते खराब ना हो जाए, तो हम फिलिस्तीन को इस वजह से चाहते हैं कि 2 राष्ट्र बन जाए कहते हुए। हालांकि हमारा जो हथियार जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, इजराइल से आते हैं दोस्तों। तो इजराइल से भी हमें नहीं बिगाड़नी है और फिलिस्तीन से भी नहीं बिगाड़नी है, अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए। तो ये है स्थिति यहाँ पर। गाजा पट्टी पर नियंत्रण किसका है, हमास, नाम सुना है आपने बहुत सारा, चरमपंथी संगठन है, ठीक है। इसको आतंकवादी संगठन कौन मानता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो इसे आतंकवादी समुदाय मानते हैं। हमास मान के चलिए एक ऐसा संगठन है, जैसे हमारे यहाँ पर वर्तमान में अगर कंपेयर करें तो नक्सलवादी जो हैं वो लोग, तो इसी प्रकार से हमास आप कह सकते हो कि हमास इस प्रकार का है, ठीक है। एक फिलिस्तीन हो गया पूरा, फिलिस्तीन एक हो गया इजराइल। फिलिस्तीन जो देश है, मान के चलिए पाकिस्तान मान लीजिए, एक समझने के लिए पाकिस्तान क्या है, फिलिस्तीन जैसा, ठीक है। लेकिन अभी तो पूरा देश है, लेकिन मान लेते हैं चलिए। और उसमें से जो आतंकवादी यहाँ पर भेजे जाते हैं पाकिस्तान प्रायोजित, उसे मान लीजिए आप हमास। तो हमास इस प्रकार का संगठन है, ठीक है। तो 2007 में गाजा पट्टी पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया था इन्होंने, और इसके तुरंत बाद ही इजराइल ने
गाजा की सीमाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इजराइल ने जैसे ही इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, यहाँ से सील कर दिया बिल्कुल, यहाँ से ना कोई आएगा जाएगा, इस प्रकार की चीजें कर दी। ठीक है, कर दिया। गाजा को एक दुश्मन की इकाई घोषित कर दिया था। गाजा को एक देश का दर्जा प्राप्त नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, हमास को इसके द्वारा आम नागरिकों पर किए गए हमलों के इतिहास को देखते हुए इजराइल और संयुक्त राष्ट्र ने क्या कर दिया था, इसे आतंकवादी बना दिया था, क्योंकि ये आम लोगों पर ही अत्याचार और ये सारी चीजें करता था। अब इस पर हथियार कैसे पहुंचेंगे ये आप सोचोगे, तो हथियार क्या होता है, इजिप्ट की सहायता से यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है, वो कुछ अलग मैटर है, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखिए बस। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब थोड़ा सा इतिहास को जान लेते हैं कि आखिरकार चला क्या था। जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच की भूमि के एक जो टुकड़ा है, टुकड़े को लेकर यहूदी और अरबों के बीच में 100 वर्षों से अधिक समय तक क्या है, संघर्ष जारी है। ठीक है, साल 1882 से 1948 के बीच दुनिया भर से यहूदी क्या थे, फिलिस्तीन में एकत्रित होते गए थे। पहले क्या था, फिलिस्तीन क्षेत्र ही था पूरा। अब यहूदी 1882 से लेकर 1948 तक वहां पर आते रहे। कारण क्या था, तीन धर्मों से जुड़ा हुआ क्षेत्र था ये। ठीक है, फिलिस्तीन, यानी कि इसे पहले फिलिस्तीन बोला जाता था, जिसे आज हम इजराइल के नाम से जान रहे हैं। ये पूरा ही फिलिस्तीन था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों का, यहूदियों का और ईसाइयों का, तीनों का ही एक क्षेत्र है, यरूशलेम। ठीक है, ये रहा जेरूसलम। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर यहूदी क्यों आए, क्योंकि यहूदियों को इधर उधर से भगाया जाता रहा और यहूदी अपना ये स्थान समझ करके यहाँ पर इकट्ठे होते रहे। यहूदी कौन है, जो आज की इजराइल सरकार कहीं ना कहीं है, पूरी तरह से जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो लगभग लगभग यहूदी ही हैं। उनमें मुस्लिम भी हैं, लेकिन यहूदी ही वर्चस्व उनका यहूदियों का है। ठीक है, तो ये कह सकते हो आप कि मुस्लिम इधर की साइड में, हम पूर्ण तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन पूरी तरह से आप कह भी सकते हो एक प्रकार से। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहूदी फिलिस्तीनों में एकत्रित हुए थे। इतिहास में इस घटना को क्या कहते हैं, अलियाह। अलियाह, तो इस शब्द को आप ध्यान रखिएगा, अलियाह। अलियाह है क्या, आखिरकार जो यहूदियों का फिलिस्तीन में धीरे धीरे एकत्रित हो जाना ही क्या था, अलियाह था। ठीक है, वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य का पतन हो गया था और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया था। मैंने बताया था ना, ब्रिटेन का नियंत्रण में आ गया था। ब्रिटेन ने ही तो जैसे भारत में क्या किया, बंटवारा किया जाते जाते 1947 में, और 1948 में क्या किया, यहाँ पर ऐसी स्थिति डाल गया कि ये कभी उभरे ही ना। ब्रिटेन जो माइंडेड जो लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, ऐसे छोड़ जाते हैं, जैसे मान के चलिए कि बस वो जारी रहे, कभी उनका सॉल्वेशन ना हो, यानी कि उनको आका के रूप में बुलाया जाए। जैसे आज भी कहीं ना कहीं हम किस पर डिपेंड करते हैं कि यूएनओ क्या कहेगा, तो वो आका है उनके पहले पुराने। इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब निवास करते थे। ठीक है, इनको आप नोट करते जाइएगा। आपको मैं कमेंट बॉक्स में क्या करूंगा, अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर ये पूरा जो है डाल दूंगा इसे मैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का कब्जा होने के बाद फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाने के उद्देश्य से बालफोर घोषणा, ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा। बालफोर घोषणा क्या है, इतिहास से रिलेटेड बन सकता है कभी भी। तो फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाने के उद्देश्य से बालफोर घोषणा जो है जारी करी गई थी, जबकि उस समय फिलिस्तीन में बहुसंख्यक आबादी अरबों की थी। ठीक है, अरबों की थी। अरब कंट्रीज मान के चलिए, जो अरब कंट्रीज हैं, सीरिया, जॉर्डन, ये सारे, तो इनमें मुस्लिम्स मान लीजिए, मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी। अरबों जब बोल देते हैं तो मुस्लिम्स मान के चलिएगा। ठीक है, यहूदियों ने इस बालफोर घोषणा का समर्थन किया, जबकि फिलिस्तीनियों ने इसे मानने से अस्वीकार कर दिया। जो वहां के रहने वाले थे पहले, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। रह तो यहूदी भी रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। कुछ समय पहले
यूरोप में हुए होलोकास्ट में लगभग 6 मिलियन यहूदी मारे जा चुके थे। ठीक है, ठीक है। ये होलोकास्ट में मारे गए थे, तो इस शब्द को भी याद रखिएगा, होलोकास्ट है क्या इसमें। बहुत सारे यूरोप में मारे गए थे यहूदी, ठीक है। और इस कारण से एक पृथक यहूदी राज्य की मांग भी तेज हो गई थी, यानी कि पूरे देश में यहूदियों के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा देश हो जहां वो रह सकें, क्योंकि उन्हें तो भगाया जा रहा था इधर से उधर से। द्वितीय विश्व युद्ध में परेशान किया गया बहुत ज़्यादा जर्मनी के अंदर, ठीक है, हिटलर द्वारा, आप सभी को पता है। यहूदियों ने फिलिस्तीन को अपना प्राकृतिक घर बताते हुए, प्राकृतिक घर क्यों बताया था, क्योंकि वहीं पर उनका जन्म स्थान जो यरूशलेम है उसको अपना बताया यहूदियों ने, बताते हुए इस पर अपना दावा किया। और दूसरी ओर अरबों ने अपनी जमीन को नहीं छोड़ा, अरब भी वहां पर डटे रहे, ये कहते रहे कि ये तो हमारी है। अपना दावा जो है कायम उन्होंने रखा वहां पर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यहूदियों का समर्थन किया, यानी कि यहूदी यानी कि आज का जो इजराइल है उसका जैसे आज भी समर्थन मिल रहा है कहीं ना कहीं। 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन को एक पृथक यहूदी देश और अरब देश में विभाजित करने के पक्ष में मतदान किया था। संयुक्त राष्ट्र ने शुरुआत से ही क्या किया था, यहूदियों का देश घोषित कर दिया, फिलिस्तीन को यहूदियों का घोषित किया था, ध्यान रखना है। और यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बना देगा, यानी यरूशलेम जो है किसी का नहीं होगा, ना इजराइल का होगा, ना सब किसका होगा, फिलिस्तीन का होगा, ठीक है। लेकिन फिलिस्तीन का जो नाम है वो क्या हो गया, धीरे धीरे छोटा होता गया क्षेत्र, और इजराइल यानी यहूदियों का क्षेत्र बढ़ता गया, जिसे आज हम इजराइल कहते हैं, ठीक है। विभाजन की इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया, किंतु अरब पक्ष ने इसे खारिज कर दिया। अरब पक्ष ने खारिज कर दिया, वो तो कहेगा ही भाई वो तो मुस्लिमों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहूदियों को क्यों चाहें कि उनका देश हो और उनको बेघर किया जाए मुस्लिम्स को, ठीक है। ये अपने हितैषी बताते हैं कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं, अरब जो कंट्रीज हैं, कभी भी मान्यता नहीं दी इनको। अब जानते हैं इजराइल का निर्माण कैसे हुआ और विनाश। वर्ष 1948 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र से अपना नियंत्रण वापस ले लिया था, मैंने अभी बताया आपको, और यहूदियों ने इजराइल के निर्माण की घोषणा कर दी थी। यहूदियों ने क्या कहा था, हम यहाँ पर क्या कौन सा देश बनाएंगे, इजराइल देश बनाएंगे। हालांकि फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया था, किंतु यहूदी पीछे नहीं हटे, क्योंकि देखो जिसको मार के भगाया गया हो, परेशान करके भगाया गया हो, तो उसे खोने के लिए कुछ नहीं है। अब जो कुछ है वो बस यही है, वो अपने लड़ेंगे क्यों, वो लड़ेंगे अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए जब लड़ा जाता है तो पूरी ताकत झोंक दी जाती है ना। इसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य संघर्ष शुरू हो गए, धीरे धीरे संघर्ष शुरू हो गए थे उन दोनों में। इसी दौरान पड़ोसी अरब देशों ने भी इस क्षेत्र पर हमले किए थे। पड़ोसी अरब देश हैं, अरब देश ये सीरिया वगैरह जो सब हैं, अभी यहाँ पर वो दिखाऊंगा, ये जो देश है ना सीरिया, जॉर्डन, ठीक है, लेबनान, इन्होंने मिलकर के क्या किया, सऊदी अरब, इन्होंने मिलकर के क्या किया, इजराइल जो खुद को इजराइल यहूदी जो कह रहे थे कि हम इजराइल बनाएंगे, उस इजराइल पर क्या कर दिया, इन्होंने मिलकर के हमला कर दिया। अब मजेदार बात देखिए क्या हुआ, किंतु इजराइल सैनिकों ने इन्हें पराजित किया, सभी को पराजित कर दिया इजराइल सैनिकों ने। देख रहे हो ताकत, कितनी ताकत है। इस लड़ाई के बाद हजारों फिलिस्तीनियों को अपने घर से पलायन करना पड़ा था। फिलिस्तीनियों को इधर चले गए उधर चले गए, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं, अल नकबा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, अल नकबा को, या विनाश कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया फिलिस्तीनियों का विनाश। अब फिलिस्तीन जो देश था वो क्या बनने लग गया, इजराइल, पूरा तरह से। फिलिस्तीनी कहाँ रह गए, छोटे छोटे होते गए, यानी कि लोग कम होने लग गए। लड़ाई के समाप्त होने के बाद इस क्षेत्र के अधिकांश भूभाग को इजराइल ने अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। फिर जॉर्डन का इजराइल के साथ युद्ध हुआ, ठीक है, इजराइल के साथ युद्ध हुआ, जिसमें वेस्ट बैंक कहे जाने वाले क्षेत्र पर जॉर्डन ने अपना कब्जा कर लिया और गाजा पर मिस्र ने अपना अधिकार जमा लिया। देखिए यहाँ पर वेस्ट बैंक पर किसने कर लिया, जॉर्डन ने कर लिया साहब, और
गाजा पर किसने कर लिया? इजिप्ट ने कर लिया। यरूशलेम शहर जो है दो हिस्सों में विभाजित हो गया। इसके पूर्व भाग में जॉर्डन का अधिकार था उस समय, ठीक है, जबकि पश्चिमी भाग पर इजराइल का नियंत्रण रहा। अभी तक किसी भी औपचारिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और इस क्षेत्र में होने वाले तनाव के लिए प्रत्येक पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे और इस क्षेत्र में लड़ाई होती रहती थी, ठीक है, उस समय तक। वर्ष 1947 में इजरायली सेना ने पूर्वी जो यरूशलेम था और वेस्ट बैंक था, सीरिया की गोलन हाइट्स थी, गाजा था, मिस्र का एक सिनाई द्वीप था, के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अब इजराइल ने क्या किया? धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स जो कि सीरिया का था, जॉर्डन किसका था? वेस्ट बैंक था जॉर्डन का, इस पर कब्जा कर लिया, गाजा पर भी कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी क्षेत्रों पर, यहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप ये वाला है, यहाँ पर है सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है, इजिप्ट और इन सबसे मिला हुआ है, जॉर्डन से, सीरिया से, इजिप्ट से, ठीक है, ये ध्यान रखना है, नोट कर लीजिएगा ऐसे, सिनाई प्रायद्वीप कहाँ है। नेक्स्ट, वर्तमान परिदृश्य आखिरकार अभी क्या चल रहा है? इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक पर कब्जा है। इजराइल किसका है? सॉरी, वेस्ट बैंक किसका है? कौन सा वेस्ट बैंक? ये जो क्षेत्र है इस पर किसका कब्जा है? इजराइल का। हालांकि इसने गाजा पर अपना अधिकार छोड़ दिया है, किंतु संयुक्त राष्ट्र अभी भी भूमि के इस भूभाग को अधिकृत क्षेत्र का हिस्सा मानता है। यानी कि इजराइल ने कह दिया था कि भाई गाजा पर रह लो, चलो जाओ फिलिस्तीनियों, लेकिन संयुक्त राष्ट्र क्या करना चाहता है? उसको, आप समझ रहे हो, वो शांति नहीं देना चाहता, वो इस क्षेत्र को नहीं मानता कि वो फिलिस्तीनियों का है। गर्मा गर्माहट बनी रहे। आप सभी को जानते हो किसका प्रभुत्व है संयुक्त राष्ट्र पर? विकसित देशों का। तो तेल की राजनीति आप सभी जानते हो, लेकिन वो ज्यादातर लिखने नहीं है इन चीजों में। तेल की राजनीति है, ये क्या होता है? एक चाय की टपरी पर बैठे हुए लोग इस प्रकार की भाषा का यूज करेंगे। आपको क्या करना है? डिप्लोमेटिक वर्ड लिखने हैं। तो जो जो शब्द मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उस प्रकार से आपको लिखना है। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी होने का दावा करता है, पूरी यरूशलेम को, ठीक है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी होने का दावा करते हैं। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, फिलिस्तीन क्या कहते हैं? ये क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, ये दोनों क्षेत्र हमारे हैं, और जो यरूशलेम है उसकी राजधानी है क्या? यानी कि फिलिस्तीनियों की राजधानी क्या है? यरूशलेम है साहब। ये कौन कहता है? ये लोग कहते हैं, फिलिस्तीनी। अमेरिका पूरे यरूशलेम पर इजराइल के दावे को मान्यता देने वाले गिने चुने देशों में से एक है। अमेरिका क्या चाहता है? यरूशलेम किसका है? इजराइल का, ठीक है, ये हुआ। तो ये सारी चीजें तो मैंने बता दी यहाँ पर। वर्तमान आखिरकार घटनाक्रम क्या है? तो वर्तमान घटनाक्रम को थोड़ा सा देखेंगे। पूर्वी यरूशलेम जो था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूर्वी यरूशलेम क्या, इधर का यरूशलेम मान लीजिए ये भाग है, तो इसका पूर्वी यरूशलेम किस पर था? पहले जॉर्डन ने अधिकार कर लिया था, लेकिन इजराइल ने क्या किया? यहाँ से लड़ करके ये पूरा का पूरा ले लिया, लेकिन यहाँ से भी अब दो भागों में ये बटा हुआ है, पश्चिमी यरूशलेम, पूर्वी यरूशलेम। पूर्वी यरूशलेम, गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में अक्सर तनाव में वृद्धि होती रहती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल फिलिस्तीनी या इजराइल रहते हैं, यहाँ पर दोनों ही लोग रहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र पर कब्जा किसका है? इजराइल का, ठीक है, इस प्रकार से है। अब थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो कश्मीर का जो हालत थी अभी तक, वैसी स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। अब थोड़ा समझ लीजिएगा आप। गाजा पर हमास नामक एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह का शासन है जो कई बार इजराइल से संघर्ष कर चुका है। हमास, ठीक है। हमास को प्राप्त होने वाले हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाने हेतु इजराइल और मिस्र ने गाजा की सीमाओं पर कड़ा नियंत्रण लगाया हुआ है, ठीक है, पूरा नियंत्रण लगा दिया है। मिस्र ने क्या किया है? अभी लगाया है, लेकिन इससे पहले
कुछ कॉर्ड्स हुए थे, दोनों के मध्य में समझौते हुए थे अमेरिका की वजह से। अमेरिका ही वहाँ पर क्या पहुँचा रहा है, हथियार पहुँचा रहा था। लेकिन ये चीज़ लिखनी नहीं होती हैं, ये सब चाय की दुकान पर बातें करने वाली बातें हैं। ये सब लिखना नहीं होता है कि अमेरिका ने वहाँ पर हथियार पहुँचाए, ये किया। इस प्रकार से क्या होगा, आपका मानसिक दृष्टि ऐसी लगेगी कि आप एक ब्यूरोक्रेट्स नहीं हो, ठीक है। तो कूटनीतिक रूप से आपको प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन का, गाजा क्षेत्र और वेस्ट बैंक क्षेत्र, फिलिस्तीनियों का कहना है कि वे इजराइल की कार्रवाइयों और प्रतिबंधों के कारण पीड़ित हैं, ठीक है। यानी कि इजराइल वहां पर क्या करता रहता है, प्रतिबंध इतने लगा दिए हैं बहुत ज्यादा, अब कार्रवाइयां बहुत ज्यादा करता है, यानी कि स्वतंत्रता नहीं है कहीं ना कहीं। इजराइल का कहना है कि वह केवल फिलिस्तीनी हिंसा से खुद को बचाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। अप्रैल 2021 के मध्य में रमजान के का जो महीना था, मुस्लिम महीने की शुरुआत के बाद से पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हो गई थी, ठीक है। जो फिलिस्तीनी थे वो नमाज वमाज पढ़ रहे होंगे वहां पर, और पुलिस जो है डायरेक्ट पैरों मतलब जूते वूते पहन करके चली गई, ठीक है। एक तो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, लेकिन मुद्दे तो पहले से ही चल रहे थे, वृद्धि हो गई इनमें तनाव में। पूर्वी यरूशलेम में कुछ फिलिस्तीनी परिवार को बेदखल किए जाने और धमकी से भी मार दिए जाने की ये भड़की थी। ये आग जो भड़की है वो इस वजह से भड़की है, ये तात्कालिक इसे कारण समझ सकते हो आप। तो इस वीडियो में बस इतना ही। घटनाक्रम आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पर आपको अपनी एक समझ बनानी है इजराइल फिलिस्तीन पर, ठीक है। ये पूरा घटनाक्रम मैंने बताया, थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दी। अब प्रश्न कैसे बन सकते हैं, एक तो मैप से बन सकते हैं, ज्योग्राफिकल, ठीक है। जॉर्डन ये सब याद रखिएगा, लेबनान, गोलन हाइट्स तो बन चुका है जो कि सीरिया में था, लेकिन अभी किसी के अधिकार में है, किसके अधिकार में है, इजराइल के अधिकार में। सिनाई द्वीप भी इजराइल के अधिकार में है, जो कि इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के सॉरी इजराइल के मध्य में है, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। गाजा पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर से लगा हुआ है, मिस्र से लगा हुआ है, और इजराइल का तो क्षेत्र ये होता ही है, कहीं ना कहीं लगा हुआ है, ये कह लीजिएगा आप, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इससे जुड़े हुए प्रश्न मैं आने वाले टाइम में कुछ आपको दे दूंगा इसी चैनल पर, जिससे आप आंसर राइटिंग भी कर सकें। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम मेड जी, वहाँ पर ये पीडीएफ में डाल दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दूसरे लोगों तक, बेल आइकन का को हिट कर दीजिए, ठीक है। और देखते रहिए एग्जाम मेड जी, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।